होता था कि कांग्रेस के राज में सारी बीजेपी सरकार ये बोलती है कि सब ब्लैक में था और ब्लैक में होने के बाद भी 350 रुपये का सिलेंडर था। तो पुरानी सरकार भैया क्या हमें नुकसान दे रही थी। अब आप कंडीशन यही अच्छे दिन है जो मोदी जी लाना चाहते हैं। इससे अच्छा तो पुराने दिन थे जिसमें हम लोग सुखी थे, हमारे पास सेविंग भी थी। अच्छे नहीं लग रहे आप कंडीशन ये अब हो क्या रहा है। अब जैसे पहले होते थे ना, राजाओं के बराबर में उनके चापलूस बैठे होते थे जो सिपा सलाहकार होते थे। तो राजा उनसे पूछता था कि भाई प्रजा में कैसा चल रहा है, प्रजा सुखी है। तो चापलूस क्योंकि अपने नंबर बढ़ाने होते थे तो वो कहते थे हाँ भी प्रजा सुख संपन्न में है, सब धनाढ्य से पूर्ण है। तो ऐसे ही आज चापलूस हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के चारों तरफ इकट्ठा हो गए हैं जो जनता की पीड़ा को उन तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। और जनता जो है त्राहिमाम बचा हुआ है। जनता के कपड़े उतर गए हैं, जनता के रोजगार बंद हो गए। भैया मंदिर में मैं जब ही तो जाऊंगा जब मेरा पेट भरा हुआ होगा। कहाँ से मंदिर में पूजा करूंगा जाके, शाम का पता नहीं है मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पता नहीं है मेरी दुकान पे कोई खरीदने मेरा सामान आएगा नहीं आएगा, ये मुझे पता नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को हॉस्पिटल में जाके बचा पाऊंगा नहीं बचा पाऊंगा। तो क्या घंटा बजाऊंगा भैया मंदिर में जाके, किस लिए वोट दूँ मैं, मुझे मिला क्या है। रो रहे हैं हम 7 साल से व्यापारी परेशान, किसान परेशान, अभिभावक परेशान, जनता परेशान। किस चीज़ पे वोट देवे भाई हम तुम्हें। अभी तो जीत बीजेपी जा रही नहीं जी, कहाँ जीत जा रही है। अब तो शुरुआत हुई है, अभी बंगाल में आपने देखा नहीं, बंगाल वाला भी यहाँ भी होगा। उससे पहले दिल्ली में नहीं देखा आपने, दिल्ली में नहीं देखा। दिल्ली में क्या वो फैक्टर हावी हुआ, पूरी बीजेपी की लॉबी उतरी हुई थी दिल्ली में और वो असभ्य भाषा का प्रयोग किया था जो बीजेपी जानी नहीं जाती है। आप राजनीति में, राजनीति तो सारी पार्टी करती हैं, पर आपकी सभ्यता वो कहाँ चली गई बंगाल में यार। जब आप पूरा देश कोरोना की भेंट चढ़ा हुआ था, प्रधानमंत्री जी बंगाल में रैली दे रहे थे, बंगाल में रैली कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो प्रधान है, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, 5 की जगह 6 साल रहते रहते। आपने हर गांव में कोरोना फैला दिया। अगर मेरा बस चले तो इन चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, इनके खिलाफ, इतनी हत्याओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोर्ट ने भी कहा था नहीं, ऐसा होता है जो आज देश की जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से सरकार के दबाव में काम कर रही है। जो सरकार कह रही है वो कोर्ट कह रही है। ये केवल फॉर्मेलिटी कर रही हैं और अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। बताओ चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया है, चुनाव आयोग ने क्या प्रधानमंत्री जी पे एक्शन लिया, क्या चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री जी पर एक्शन लिया। इतनी जनता को मरवा दिया, जनता के कपड़े उतरवा दिए, जनता को नदी में जो है रेत में दबवा दिया। किस पे एक्शन हुआ, किस चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, न्यायपालिका ने एक्शन लिया, कौन से संविधान के कौन से कानून के तहत किसी नेता पे कार्रवाई हुई। जिस तरीके से बंगाल में हुआ, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का माहौल होने वाला है? नहीं, देखो उत्तर पे लोग बोल रहे थे, दिल्ली में भी उन्होंने बोला कि हमें भैया सुविधा चाहिए, स्कूल की फैसिलिटी चाहिए, उस तरीके से यहाँ भी होगा। बात हावी होने की नहीं है। जनता अब समझ गई है कि पार्टियों ने क्या हो गया है, डर की राजनीति करनी शुरू कर दी है कि किसी ने, कोई तो आके हिंदुत्व को पकड़ता है, कोई हमें मुसलमानों को डराता है, कोई हिंदू को डराता है। भैया मुझे एक बात बताओ, 7 साल में कौन सा मुसलमान मेरे देश से बाहर चला गया। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है। देश चलता है कानून से। जब तक कानून नहीं बनाओगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो देश में ऐसा ही होता रहेगा। कौन भैया, सारे मतलब जो नीचे का आदमी है उसके लिए हिंदू मुसलमान, सारी पार्टी में आधे से ज़्यादा मुसलमान बैठे हैं, उन्हें क्यों नहीं कहते हो भाई तुम, कैसे भगा लोगे। देश का नागरिक नहीं है मुसलमान की जो आपकी एजुकेशन व्यवस्था को क्यों नहीं ठीक करते हो आप। मुसलमान के कंधे पे हाथ क्यों नहीं रख के बोलते कि भाई हाँ भी तू भी देश का नागरिक है और देश के डेवलपमेंट पे काम कर। क्यों ये बटराव की राजनीति हो रही है। तो ये राजनीति अब नहीं चलेगी। देश को चाहिए शिक्षा, देश को चाहिए स्वास्थ्य और देश को चाहिए जो हमारे बच्चे पढ़ के जो है घूम रहे हैं उनको रोजगार चाहिए। आज इन पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब केवल डर की राजनीति। अरे भाई मुसलमान काट देगा, हिंदू काट देगा। आप लोग सोच रहे हैं कि इस बार, चूंकि आपने बताया कि पहले आपने बीजेपी को वोट दिया था, आपकी बार लगता है कि इन मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल चर्चा हो ना हो, पर मैं तो अब इन मुद्दों पे वोट बीजेपी को देने का नहीं, बहुत दे लिया वोट, इससे ज़्यादा हम वोट नहीं दे सकते। इससे बढ़िया तो हमारी फिर पुरानी सरकारें थी। आप ये बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ और चौकीदार के सामने ही जो है मालिया भग गया, जो हीरो का व्यापारी भग गया, आज तक वापस नहीं आए। काले धन का हम इंतजार पिछले 7 साल से कर रहे हैं, काला धन नहीं आया। और जो आरोपी थे, मान लिया पुरानी सरकार में सारे मंत्री आरोपी थे, वो भ्रष्टाचारी थे, तो आज 7 साल का टाइम बहुत होता है, वो क्यों नहीं बंद हुए भैया। हैं तुम सारे थाली के एक ही चट्टे बट्टे हैं, सब आपस में बैठ के चाय पीते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। ये शहरी वोटर हैं जो कि हमेशा ही तय करते हैं कि आखिर सरकार किसके बनने वाला है, क्योंकि गांव से ज़्यादा भी जो है वो लोग शहर में रहते हैं और शहर में जो लोग रहते हैं वो हमेशा कहा जाता है उत्तर प्रदेश के लोग, शहरी लोग जो बीजेपी को वोट डालते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। फिलहाल महंगाई को लेकर बात चल रही है, तो तमाम हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है महंगाई में किस तरीके से सरकार ने? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे पेट्रोल के दाम ले लो, सिलेंडर के दाम ले लो,
लोगों की आमदनी घट गई है, लोगों की नौकरी जा चुकी है कोरोना काल में, लेकिन सरकार अपनी महंगाई पे रोक नहीं लगा रही है। जो चीज़ 150 रुपए की मिल रही थी आज की डेट में वो 300 रुपए की मिल रही है। तो किसी की कमाई तो नहीं बढ़ रही है ना, खर्चा दिनादुन हो रहा है। लोगों की पढ़ाई का खर्चा देख लीजिए आप, सेविंग के नाम पर हॉस्पिटल में हम लोग लूटे जा रहे हैं। शिक्षा के नाम पर देखा जाए तो हम लोगों की कमाई नील है वहाँ पर, जब हम प्राइवेट स्कूलों की फीस महिलाएं जिस तरीके से लगातार सरसों तेल के दाम बढ़े हैं, तमाम तेलों के जो दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, महिलाओं को किचन में किस तरह का फर्क देखने को मिल रहा है? जी फ़र्क तो बहुत है। जो चीज़ हम 5 लीटर इस्तेमाल करते थे आज की डेट में हम 2 लीटर पे सिमट गए हैं। जैसे हमारे जो फालतू खर्चे थे, जो हम अपने बच्चों को फल वगैरह दिया करते थे, उसमें हमें कटौती करनी पड़ रही है। ठीक है, क्या आपको क्या लगता है सर कि आने वाले चुनाव में अब बीजेपी जिस तरीके से पिछली बार प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आई थी, क्या रिपीट कर रही है या क्या लग रहा है? देखिए, ये तो अभी पिटारा बंद है। जब तक मतदान होके नतीजे नहीं आ जाते, ये तो ना मैं कह सकता हूँ ना आप कह सकते हैं। माहौल हाँ, माहौल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है, लोगों में रोष है। चाहे वो मोदी जी की केंद्र सरकार हो जिसको हम लोगों ने पूरा बहुमत दिया, पूरा समर्थन दिया, या अब योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में। अगर हम एक एक मुद्दे को लेके चलें, अगर हम शिक्षा का मुद्दा लेके चलें, स्कूल बंद हैं 1.5 साल से। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी एक आदेश नहीं दे पाए निजी स्कूलों को कि वो पूरी फीस नहीं वसूलेंगे जब तक ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। तो ये नाकामी नहीं होगी तो और क्या गिना जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार की। चिकित्सा को लेकर देख लीजिए आप, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लूट की, क्या उस पर अंकुश लगाया प्रदेश सरकार ने? जबकि गाज़ियाबाद विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित जो एमएलए हैं वो खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, अतुल गर्ग जी, और उसके बाद खासर रसद मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी अगर इसमें मजबूत पकड़ नहीं है अपनी खुद की विधानसभा में, तो अब बाकी प्रदेश में क्या एक्सपेक्ट किया आपने, क्या किया होगा उन्होंने? गाजियाबाद से अतुल गर्ग हैं जो कि यहाँ से लोकल विधायक भी हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, इसी विधानसभा में हैं, और तमाम लोग हैं जो बोल रहे हैं विधायक जी ने क्या किया, साथ में मंत्री जी भी रह चुके हैं। सवाल एक ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को बना देते हैं और योगी जी को हटा देते हैं, अभी बात चल रही थी इसको लेकर, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, राजनीतिक शतरंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो राजनीतिक जान सकते हैं। आम आदमी के लिए चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, अगर उसका काम नहीं होता तो वो मुख्यमंत्री किस काम का है? योगी आदित्यनाथ जी की अगर हम बात करें, एक वो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया, मंदिर वाला काम हो गया, चाहे वो अदालत ने फैसला किया या बीजेपी ने उसका श्रेय लिया, जो भी हुआ, लेकिन वो मुद्दा अब ख़त्म हो चुका है। तो योगी जी को कहीं ना कहीं उस धर्म वाले जो पॉइंट है बीजेपी का, उसके साथ जोड़ के देखा जाए। क्या इस चुनाव में हावी होगा वो मुद्दा? देखिए, ये मुद्दा बीजेपी तो कोशिश करेगी इसको एनकैश किया जाए, क्योंकि ये अपनी उपलब्धियों में वो गिनते हैं, पर आम आदमी के लिए अगर पेट्रोल डीजल तेल के भाव, शिक्षा, चिकित्सा ये उसके दिमाग पे हावी रही तो फिर मंदिर मस्जिद तो काम नहीं करेगा। आप एक अपनी ओपिनियन बताएं, आपके लिए क्या बेहतर होगा? देखिए, मेरे लिए तो इस वक्त आम नागरिक के नाते अगर शिक्षा मेरे बच्चों को नहीं मिल पा रही है, वो सुलभ नहीं है, अगर चिकित्सा मेरे परिवार को नहीं मिल पा रही है, अगर मेरा बजट डामाडोल हो रहा है महंगाई की वजह से, तो फिर मैं इन सब चीज़ों को ही मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करूंगा। मंदिर का मुद्दा हावी नहीं होगा? देखिए, मेरी धार्मिक आस्था मेरी अपनी है, लेकिन मेरी धार्मिक आस्था को चुनावी मुद्दा बना के मेरी डेली नीड्स को, मेरी ज़रूरतों को, कानून व्यवस्था जहाँ नहीं है, मेरा अपना केस है एक जहाँ पे तथाकथित भाजपा नेता मेरे प्रतिष्ठान पर कब्जा करके और कानून के लचीलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उसको आगे बढ़ाता जा रहा है, तो किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं? अगर आप अपनी पर्सनल दुश्मनियां निकालते हैं उन गुंडों या माफियाओं के साथ, उससे आम आदमी को मतलब नहीं है। अगर मेरे केस 10 साल पेंडिंग है तो न्याय व्यवस्था में क्या किया, वो तो योगी नाथ सरकार हो या भाजपा सरकार हो, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। योगी जी अभी कह रहे थे जब पेंडेमिक के बीच में कि हमने सब कुछ पूरा कर दिया है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, और जो अफवाह फैलाएगा कि भैया उत्तर प्रदेश में व्यवस्था ठीक नहीं है उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल हमने सुना और हमने होते हुए देखा भी। वही एक कहावत होती है कि अगर चोर को चोर कह दो तो उसे खराब लग जाए। तो योगी जी चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं
अगर कोई वहाँ की आवाम जनता पीड़ित है, परेशान है और अपनी परेशानियों को बता रही है और उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात उत्तम प्रदेश इसको कहा जाएगा या इसको बदतर प्रदेश कहा जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, आवाम केवल योगी जी से इतना डिमांड किया था 4.5 साल पहले कि हमारे बच्चों को, जो संविधान भी कहता है कि आप उसके बच्चों को, अपने आवाम के बच्चों को, अपने अपने राज्य के बच्चों को शिक्षा मुफ्त दीजिए, जो वो नहीं दे सके। अब बात आती है, असल बात आती है कि जब से पेंडेमिक सिचुएशन आया, सभी का काम धंधा ठप हो गया, बंद हो गया और प्राइवेट स्कूलों में अधिकांश शहरी बच्चे पढ़ते हैं। चूंकि यहाँ सरकारी स्कूलों के हालात हम आपको दिखाएं तो यहाँ के डीएम को, यहाँ के संबंधित अधिकारियों को शर्म आएगी। आज हम मजबूर हैं प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए, लेकिन जब प्राइवेट स्कूल बनाने जाते हैं तो तमाम तरह का वो अपना लिखित में जो है कि देते हैं कि मैं शिक्षा का विस्तार करूंगा, शिक्षा का बाजारीकरण नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही उनके स्कूलों में 100 से 1000 बच्चे हो जाते हैं वो बाजारीकरण ज़्यादा करने लगते हैं। कि इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी होगा सबसे ज़्यादा? इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा शिक्षा और चिकित्सा, जो आज जरूरी है। मंदिर और मस्जिद का मुद्दा मायने नहीं रखता है। मंदिर और मस्जिद का मुद्दा तब होगा जब पेट में चुनाव के आते आते तो फिर आप लोग बदल जाते हैं, बोलते हैं कि भैया बिल्कुल नहीं बदलना है। इस बार आवाम ने तय कर लिया है कि केवल शिक्षा के मुद्दे पे जो भी व्यक्ति आगे आएगा उसी को वोट दिया जाएगा। बाकी ये जो मंदिर, मस्जिद, राम मंदिर और वो ये सब नहीं चलना है। जाएंगे प्रचार करने जी, मोदी जी भी आएंगे प्रचार करने, मोदी जी भी आए प्रचार करने, योगी जी भी आए प्रचार करने, लेकिन वास्तविक चीज जो है, जो वास्तविक जरूरत है इंसान की, वो जरूरत हावी होने वाली है। लोगों को महंगाई, इसी सरकार ने जब विपक्ष में बैठी थी तो यही मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, योगी जी ने गैस सिलेंडर को लेकर के हाथों में, प्याज को लेकर के हाथों में जनता को दिखा करके बताया था कि देखिए महंगाई कहाँ हावी हो रहा है। डीजल और पेट्रोल पे मैं आपको 70 वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मोदी जी बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं जब विपक्ष में बैठे थे, और आज उसी डीजल और पेट्रोल पे मोदी जी बोलने को तैयार नहीं है। आज शासन सत्ता पे विराजमान लोग कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं है। कल तक जो विपक्षी पार्टियां थी वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर नहीं होती, हमारी जगह अगर कांग्रेस सरकार होती तो तेल जो है वो 200 लीटर हो जाता है। उनके कहने से ऐसा नहीं होता। पीछे तक क्यों नहीं हुआ भाई? गैस सिलेंडर आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले तक 440 रुपया, 450 रुपया का मिलता था, 800-850 रुपये का मिल रहा है। और मोदी जी ने कहा था कि सब्सिडी का नाम दे करके आवाम को मूर्ख बनाने का काम किया। सब्सिडी 6 महीना 8 महीना तक लोगों को आता रहा।